हेलो दोस्तों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.2 की क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि HCF 306 और 657 बराबर में 9 दिया है, तो LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो हम इसको हल कैसे करेंगे? तो इसको हल क्वेश्चन नंबर 4 इधर लिखेंगे हम। हल 4 को तो सबसे पहले हमें पता है कि HCF इतने का 9 दिया गया है और LCM ज्ञात करना है इतने का। तो हम जानते हैं कि हल में लिखना है हमें हम जानते हैं कि कोई सूत्र क्या पढ़ा हमने? HCF गुणा में LCM बराबर में दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल तब HCF हमारा कितना दिया गया है? 9। LCM हमें ज्ञात करना है। LCM हमें ज्ञात करना बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब दोनों को गुणा करेंगे हम। 306 गुणा में 657, तो 9 गुणा LCM बराबर इनका जब गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 20, 10, 42। मतलब 1, 10, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,10,042। तो LCM बराबर हुआ 2,10,042 बटे में 9। जब हम इसे 9 से काटेंगे तब LCM आएगा हमारा, ये कटेगा 2, 2, 3, 3, 8, 1, 10, सैकड़ा, हजार, 10,000, 22,338। ये हमारा आंसर होगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n के ऊपर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ लिखेंगे हल 5। तो इसमें भी एक देवा पढ़ते हैं हम। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n 6 के ऊपर n की पावर अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, मतलब 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो हम जानते हैं 0 पर समाप्त कौन सी संख्या हो सकती है। हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या है, कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, जो 0 या 0 लिख सकते अपन, 0 पर समाप्त होती है वह 5 से विभाज्य होगी। 5 से विभाज्य होगी, मतलब जो भी संख्या 0 पर समाप्त होगी वह 5 से विभाज्य होगी। यहाँ पे दिया गया है 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। यहाँ पर दिया है 6 के ऊपर n की घात है, तो इसके गुणनखंड करेंगे हम। तो 2 के ऊपर n की घात है और 3 के ऊपर n की घात है, यही तो होगा इसका गुणनखंड। यहाँ पर
5 का तो कोई गुणनखंड है नहीं है, मतलब 5 से तो कोई विभाज्य है नहीं है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ 6 के ऊपर n के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 है, मतलब 2 और 3 यहीं से कटा है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार हम लिख सकते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार एक गुणनखंड अद्वितीय है, अतः 6 के ऊपर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ सकता, इसलिए 6 के ऊपर n की घात ही लिखा है ना, 6 के ऊपर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला है, संख्या व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस में 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इसको हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पे लगेंगे हल क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे है पहली संख्या क्या दी गई है, इसमें पहली संख्या दी गई 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस में 13, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस में 13। यदि इसमें कॉमन लेंगे हम 13 तो लिख सकते हैं 7 गुणा 11 गुणा में 1, 13 एकम 13 प्लस में 13 एकम 13। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, यानी 7 गुणा 11 एकम 11 प्लस में 1। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम, अतः यह संख्या 13 से भाज्य होगी, मतलब कटेगी, भाज्य होगी। और इसी प्रकार से दूसरी संख्या क्या है, ये 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 5। इसी प्रकार से लिखेंगे दूसरी संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 5। इधर भी हम 5 कॉमन लेंगे, तो 7 गुणा 6 गुणा में इधर 1 गुणा में 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 5 एकम 5। यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः यह संख्या 5 से भाज्य होगी, 5 से भाग होगी।
अब आंसर में लिख सकते हैं। इसलिए दोनों संख्याएं 7 गुणा 11 गुणा में 13 प्लस में 13 व 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 प्लस में 5 भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 में किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे? जब भी ऐसी कंडीशन आएंगे कि एक ही स्थान से चलते हैं और पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे तो इसमें एलसीएम लेते हैं। तो क्या 18 और 12 का एलसीएम। तो क्वेश्चन नंबर हम 7 को यहाँ पर हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम हल